ओह नो, इन्हें भी अभी आना था। क्या हुआ शिखा, क्यों परेशान हो रही हो? होटल बंद करने का समय हो गया है, लेकिन अभी 20 लोग डिनर के लिए आए हुए हैं। वो सभी फैमिली मेंबर्स हैं। वो सभी शाही पनीर, दाल मखनी और कोफ्ते के साथ रुमाली रोटियां मांग रहे हैं। सब्जियां तो बची हुई है, लेकिन रुमाली रोटियां, तुम जानती हो ना, सभी कुक जा चुके हैं। अब रुमाली रोटियां कौन बनाएगा? अरे बस इतनी सी बात, मैं भी तो शेफ हूँ, तुम भूल गई क्या? अभी देखो मैं कैसे बढ़िया सी रुमाली रोटियां बनाकर देती हूँ। तभी वहां उस होटल का मैनेजर आ जाता है। लेकिन जरा जल्दी करना। कुछ देर बाद कविता बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बनाकर लाती है, जिन्हें देख ग्राहक कहते हैं, अरे बाप रे, रुमाली रोटी तो बिल्कुल चादर वाली रुमाली रोटी लग रही है, इतनी बड़ी और पतली। लेकिन ग्राहक जब वो रुमाली रोटियां खाते हैं तो उन्हें बड़ी पसंद आती है। वाह, सचमुच मजा आ गया। मजेदार चादर वाली रुमाली रोटी बनाई थी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। सभी ग्राहक वहां से खुश होकर चले जाते हैं। थैंक यू कविता, नहीं तो मुझे लगा था आज तो मालिक से डांट पड़कर ही रहेगी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मेरी रहते फिक्र नॉट जानी। चल अब जल्दी से कपड़े बदलकर घर चलते हैं। दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता और अब कविता की शादी अर्जुन नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद कविता ने शेफ की नौकरी छोड़ दी। शादी के बाद अपनी पहली रसोई में सबको कविता के हाथों का खाना खाने का इंतजार था। आज तो हमें घर पर ही होटल जैसा खाना खाने को मिलेगा। हाँ, हमारे घर में शेफ जो बहू बनकर आई है, मुझे तो सोचते हुए मुंह में पानी आ रहा है। हाँ दादी, और मैंने तो चाची को रुमाली रोटी बनाने के लिए भी कहा है, मेरी फेवरेट है रुमाली रोटी। उधर रसोई में कविता सबके लिए दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। हाँ, अब तो बस रुमाली रोटियां बनाना रह गई हैं। घर में वैसे इतने सारे लोग हैं, अगर 3-3 रोटियां भी बनेंगी तो भी कितनी सारी बनेंगी। इससे तो अच्छा होगा बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बना देती हूँ, कम भी बनानी पड़ेंगी और सबका पेट भी भर जाएगा। अब अपनी पहली रसोई में कविता जैसे अपने मायके में और होटल में गोल गोल बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। उसकी बनाई हुई रोटियां देखकर उसके ससुराल वाले कहते हैं, बहू, ये रोटियां हैं या चादर? इसे तो बिस्तर पर भी बिछा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, इसे तो गुड्डी और मोनू दोनों उठकर सो भी सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं जब होटल में काम करती थी ना, वहां ऐसी ही बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बनाती थी। ये सिर्फ देखने में बड़ी है, लेकिन खाने में इनका स्वाद उतना ही अच्छा होता है। खाकर तो देखिए। कविता के कहने पर जब सभी वो रोटियां खाते हैं तो वो सबको बड़ी पसंद आती है और वो उसके खाने की भी खूब तारीफ करते हैं। पहले तो सब वो बड़ी बड़ी रोटियां खा भी लेते, लेकिन अब वो इन्हें खा खा कर बोर होने लगे थे। बहू, तू रोज रोज ऐसी रोटियां बना देती है, पता है कितना समय लगता है इन्हें तोड़कर खाने में। एक तरफ से मोनू पकड़ता है, एक तरफ से मैं, तब जाकर ये रोटी तोड़कर खा पाती हूँ। अब बस और नहीं, अब मेरे लिए छोटी छोटी रोटियां बनाए कर। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता है, जो कल तुमने रुमाली रोटियां लपेट कर दी थी, वो रोटी इतनी बड़ी थी कि पूरे टेबल पर ही आ गई। इतनी बड़ी रोटी देख मेरे दोस्त सब जोर जोर से हंस रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा देवर जी, अब मैं भी ऑफिस के चक्कर में रसोई में ध्यान नहीं दे पाती। कल पता है मेरे ऑफिस के कलीग्स भी कितना हंस रहे थे इतनी बड़ी बड़ी रोटियां देखकर। तो उन सब लोगों ने कभी 5 स्टार होटल की रोटियां नहीं खाई होंगी। आप जानते भी हैं 5 स्टार होटल में यही बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां, जिसे आप चादर वाली रुमाली रोटी कह रहे हैं, वो होटल में कितनी महंगी मिलती है। जरा बाहर जाकर पता कीजिए, तब आपको इनकी कीमत पता चलेगी। इसी तरह वो सबको अपनी बातों से उलझा देती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज उनके यहाँ दिल्ली वाली बुआ आती है। इतनी बड़ी बड़ी रोटियां देख वो तो हैरान ही रह जाती है। अरे ये क्या है लता भाभी, तुम्हारी बहू ने कितनी बड़ी बड़ी और इतनी पतली चादर जैसी रोटियां बनाई है। राम राम राम, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। भला तुम कब से इतनी कंजूस हो गई? ये सुनकर सास को बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। ऐसे ही एक रोज मोनू और गुड्डी उसकी बनाई हुई बड़ी सी रोटी से खेल रहे थे। वो दोनों उसको ओढ़कर बैठे हुए थे। ये देख कविता गुस्सा हो जाती है। ये क्या है मोनू, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? ये रोटी है, कोई चादर नहीं जो तुम ओढ़कर बैठ गए हो। ये अकल सिखाई है तुम्हारे पेरेंट्स ने? तो क्या गलत किया है उसने? तुम्हारी ये बड़ी बड़ी रोटियां हैं इसी लायक, चादर जितनी बड़ी रोटी कौन बनाता है? अगर आपको छोटी छोटी रोटियां खाने का शौक है ना, तो खुद ही बना लिया करो। अगर इस घर में रोटियां बनेंगी तो मेरे हिसाब से ही बनेगी, या फिर बाहर किसी ढाबे होटल से रोटियां मंगवा लिया करो। कविता की रोटियों से परेशान होकर अब वो लोग बाहर ढाबे से रोटियां मंगवाने लगते हैं। जिस ढाबे से वो रोटियां मंगवाते वो और किसी का नहीं, बल्कि कविता की फ्रेंड शिखा का ही था। शिखा कविता के ससुराल वालों को पहचान जाती है। अगले दिन जब वो बाजार जा रही थी, तभी उसे कविता मिलती है। कैसी है कविता? इतने पास होकर भी कितने दिनों बाद मिली है। अच्छा एक बात बता, तू खुद कितनी अच्छी शेफ है, फिर भी तेरे ससुराल वाले बाहर से खाना मंगवा कर क्यों खाते हैं? फिर कविता उसे सारी बात बताती है। कविता, वो तेरा ससुराल है, कोई होटल नहीं। रोज रोज ये बाहर का खाना नहीं खाया जाता। तेरे होते हुए भी उन्हें बाहर से रोटी खानी पड़ रही है, ये ठीक बात नहीं।
अब कविता को सारी बात समझ आ जाती है और अगले दिन जब वो सबको खाना परोसती है तो उसके हाथ में चादर जैसी बड़ी रुमाली रोटी नहीं बल्कि छोटी छोटी रोटियां थी। अरे आज ये इतनी छोटी छोटी रोटियां, कविता बहू तूने बाहर से मंगवाई है क्या? लेकिन आज तो ढाबा बंद था। ये रोटियां मैंने खुद बनाई है। मेरे होते हुए भी अगर आप लोगों को बाहर से रोटियां मंगवानी पड़े तो मेरा क्या फायदा। अब से आपको कभी कभार वो वाली रुमाली रोटियां खाने को मिलेंगी, बाकी रोज मैं ये छोटी छोटी गेहूं की रोटियां ही बनाया करूंगी। ये सुनकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं और अब रोज रोज उनको वो बड़ी बड़ी रोटियां खाने से छुटकारा मिल जाता है। आज भी रश्मि सुबह के 5 बजे अलार्म की आवाज सुनकर उठ गई। उसने जल्दी से चाय बनाई और सास ससुर के कमरे में लेकर गई। माँ जी, आपकी अदरक और इलायची वाली चाय। बाबूजी, आपकी बिना अदरक इलायची और बिना शक्कर वाली चाय। अरे बहू, आज तो तू हमारी चाय समय से 10 मिनट पहले ही ले आई। माँ जी, ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए जल्दी जाना है। बहू एक काम करना, मेरे लिए दूध वाला दलिया बना जाना। और वो बहू, मैंने तुम्हें काढ़ा बनाने को बोला था, वो भी जरा बनाती जाना। मेरी खांसी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। जी माँ जी। रश्मि जानती थी कि चाहे जितना कर ले, जितनी मर्जी जल्दी उठ जाए, पर उसे ऑफिस के लिए लेट तो होना ही है। रश्मि एक कामकाजी महिला थी जो अपनी नौकरी और परिवार दोनों की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। उसका दिन सुबह जल्दी शुरू होता था और देर रात तक चलता था। घर में पति, सास, ससुर, ननद, देवर सब थे, लेकिन किसी को भी रसोई के काम में हाथ बटाने की फुर्सत नहीं थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही रश्मि उठ जाती थी। सबसे पहले चाय बनाती, फिर नाश्ता तैयार करती, अपने 2 छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और उसके बाद खुद ऑफिस के लिए तैयार होती। सास, ससुर और बाकी घर के सदस्य बस आराम से बैठे रहते। जब रश्मि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सबका नाश्ता, दोपहर का खाना तैयार करके ऑफिस के लिए निकलती, तो घर की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता। हर कोने में बिखरी चीजें, रसोई में गंदे बर्तन और चारों तरफ फैला हुआ सामान। ऑफिस का काम भी कुछ कम नहीं था। दिन भर मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस के बीच भागदौड़ करती रश्मि की थकान शाम तक चरम पर पहुंच जाती। लेकिन जब वो घर लौटती तो आराम करने का सवाल ही नहीं था। सबसे पहले रसोई की तरफ बढ़ती। दिन भर की थकान के बावजूद वो खाना बनाने में जुट जाती। ससुर टहलने के बहाने गली मोहल्ले में गप्पे मारने के लिए निकल गए होते। सास और ननद टीवी देख रही होती। देवर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त होता और पति अपने लैपटॉप पर। किसी को भी घर की कोई फिक्र नहीं थी और किसी के भी मन में रश्मि की मदद करने का ख्याल तक नहीं आता। माँ, ये देखो, मैंने कहा था ना बहुत बढ़िया पिक्चर लगेगी तुमको। हाँ, बस कितनी और रह गई है, शाम के 7 बज गए हैं। माँ जी, आज शोभा बर्तन करने नहीं आई थी क्या? रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। हाँ, वो शोभा का फोन आ गया था, वो बोल रही है कल भी नहीं आएगी, उसकी रिश्तेदारी में कोई गुजर गया है, इसलिए परसों आएगी। सोनू, पिंकी, तुम दोनों ने होमवर्क किया? चलो अपना अपना बैग लेकर आओ, मैं होमवर्क करवाती हूँ। मम्मी, कल स्कूल में वेजिटेबल पुलाव लेकर जाना है। मम्मी, मुझे ग्रीन पराठा बोला है। अरे कल तो 2nd सैटरडे है, तभी बोला होगा। ठीक है, बना दूंगी, पर सब्जियां तो खत्म हो रही हैं। बाबूजी को बोलती हो। बाबूजी, थोड़ी सब्जियां ला दीजिए। बहू, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब जाया नहीं जाएगा, किसी और को भेज दो। विनीत, तुम ले आओगे सब्जियां? तुम्हें पता है ना रश्मि, मुझे इस टाइम ऑफिस का बहुत सारा काम कंप्लीट करना होता है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक काम करो, तुम सुधीर को भेज दो। भैया, मैं भी नहीं जा सकता, मैंने अब कपड़े चेंज कर लिए, मेरे बस की नहीं है। रश्मि ने खुद ही अपना पर्स उठाया और सब्जियां लेने के लिए बाजार चली गई। कुछ देर बाद रश्मि सब्जियां लेकर लौटी और उसने गंदे बर्तन धोए, फिर खाना बनाया। घर में किसी ने भी आकर उसे ये नहीं कहा कि उसे किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। सब अपने में मस्त रहे। अकेली रश्मि खाना बनाती रही। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। रश्मि की थकान और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। उसे कभी कभी लगता कि वो इस बोझ को और नहीं सह सकती। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आई तो घर की हालत देखकर उसका धैर्य टूट गया। रसोई में बर्तन गंदे पड़े थे और पूरे घर में कूड़ा फैला हुआ था। हाँ भाभी, मेरी कुछ पुरानी सहेलियां मिलने आई थी, वो पूरा दिन ही रुकी थी, बस अभी थोड़ी देर पहले गई हैं। इतने दिनों बाद सहेलियों के साथ गप्पे मारकर खा पी कर बहुत मजा आया। अरे प्रिया, वो नाटक तो लगा दे टीवी में, मेरे से टीवी नहीं लग रहा। बहू, मैं बाजार से मटर पनीर लेकर आया था, तुम्हारी सास कह रही थी कि मटर पनीर की सब्जी खानी है। हाँ बहू, आज थोड़ा जल्दी खाना बना लो। मटर पनीर का नाम सुनकर तो मुझे भी भूख लगने लगी है। मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। भाभी, जल्दी से खाना बना लो बस। रश्मि ने देखा कि फिर से किसी को कोई मतलब ही नहीं, सब अपने मजे कर रहे हैं। रश्मि थकी हारी काम से लौटी है तो उसे 1 गिलास पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। रश्मि ने खुद ही फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और 1 गिलास पानी पिया। पानी पीते पीते रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंधे से बैग उतारा और रसोई में जाकर खाना बनाने लगी, लेकिन इस बार उसके मन में गुस्सा था। खाना बनाते बनाते उसकी सहनशीलता जवाब दे गई। वो जोर से चिल्लाई, बस अब और नहीं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। रसोई में से रश्मि के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे घर वाले घबरा कर रसोई में गए। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने बोल दिया, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या हो गया है बहू, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है। ऑफिस का काम, बच्चों की देखभाल, घर की जिम्मेदारियां,
सब कुछ मैं अकेले नहीं संभाल सकती। आप लोग क्यों नहीं समझते कि मुझे भी मदद की जरूरत है? पर आप सबको क्या? आप सबको तो रश्मि नाम की नौकरानी मिली हुई है। रश्मि आएगी, सारे काम करेगी, गरम गरम खाना बनाएगी और बस खाने की टेबल पर सब पहुंच जाएंगे। पर बहू, घर के काम तो औरतें ही करती हैं। पिताजी, घर के काम सिर्फ औरतों के नहीं होते। घर में जो भी रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो घर के कामों में हाथ बटाए। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। और आप औरत के काम करने की बात कर रहे हैं तो माँ जी और प्रिया भी तो मेरी इस काम में हेल्प कर सकती हैं, पर नहीं, वो दोनों मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती। सारे घर वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रश्मि कितनी मेहनत करती है और उन्होंने कभी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। बहू, हमें माफ कर दो, हम समझ नहीं पाए कि तुम पर कितना बोझ है। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। सब अपने अपने हिस्से का काम बांट लो जिससे बहू के ऊपर दबाव न पड़े। माँ, आप ठीक कह रहे हो। सोनू और पिंकी की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब ये स्कूल से आएंगे तो इनको होमवर्क मैं करवा दिया करूंगी। और भाभी, बाजार से सारा सामान मैं ले आया करूंगा और कभी मैं बिजी हुआ तो पापा आप ले आया करना। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहू, बाजार के सामान की बिल्कुल चिंता मत करो। साग सब्जी राशन सब कुछ मेरी और सुधीर की जिम्मेदारी है। भाभी, हम सब आपकी मदद करेंगे, आप अकेली नहीं है। रश्मि, अब से घर तुम्हें कभी फैला हुआ नहीं मिलेगा। हम घर की अच्छे से देखभाल करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। उस दिन के बाद से घर के माहौल में बदलाव आने लगा। सास ने रसोई के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। ननद ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद की। ससुर और देवर ने बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी ले ली। पति ने भी ऑफिस के बाद घर के कामों में रश्मि का साथ देना शुरू कर दिया। रश्मि ने भी महसूस किया कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कितना सुकून मिलता है। अब उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलने लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और घर का माहौल भी खुशहाल हो गया था। इस घटना ने घर के हर सदस्य को ये सिखाया कि घर के काम किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि सबकी जिम्मेदारी होती है, जब आपसी प्रेम और समझ भी बढ़ती है। बहू, देख लो, मैं सारी सब्जियां ले आया हूँ। कुछ रह गया हो तो सुधीर को फोन कर देना, वो मॉर्निंग वॉक से आता हुआ मंडी से लेता आएगा। ये लो बहू तुम्हारा टिफिन, और रात के खाने की चिंता तुम मत करना। सब्जी आज मैं बनाऊंगी, वो भी तुम्हारी पसंद की। तुम जब ऑफिस से आओगी तो तुम्हें बढ़िया खाना तैयार मिलेगा। भाभी, आप चिंता मत करना, मैं सोनू और पिंकी का होमवर्क करवा कर रखूंगी। एक काम करो रश्मि, आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ता जाऊंगा, दोनों साथ चलते हैं। सबका इतना मेल मिलाप और प्यार देखकर रश्मि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आप सबको दिल से थैंक यू, मुझे समझने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जहाँ मुझे सब प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। रश्मि अपनी सास के गले लग जाती है। रश्मि अपने परिवार को ये समझाने में कामयाब हो गई कि एक साथ मिलकर काम करने से ही सच्चा परिवार बनता है। अब वो खुश थी, संतुष्ट थी और सबसे बड़ी बात, उसकी मेहनत और समर्पण का सभी ने सम्मान करना सीख लिया था।